क्या ईरान और अमेरिका के बीच आज रात डील हो जाएगी? क्या बराक ओबामा की डील को बकवास बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद उनसे बेहतर डील कर पाएंगे या उनके दावे हवाई साबित होंगे? ईरान के 11 टन यूरेनियम का क्या होगा? उसकी मिसाइलों का क्या होगा? हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप वो सब कुछ बातचीत की मेज पर हासिल कर पाएंगे जो जंग से हासिल न हो सका? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 23 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते यानी डील के बेहद करीब हैं। ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है, बस अमली जामा पहनाना बाकी है। वीकेंड बीत गया, नया हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन अब तक ईरान या अमेरिका किसी ने भी डील से जुड़ी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की हैं। बावजूद इसके उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, शेयर मार्केट्स में उछाल दिख रहा है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 25 मई को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें उम्मीद थी कि कल रात तक कोई खबर आ जाएगी, शायद आज आ जाए, लेकिन ईरान की तरफ से जवाब आने में थोड़ा वक्त लगता है। हमें लगा था कि शायद कल रात तक या आज हमें कोई खबर मिल जाएगी, लेकिन मैं इस बात का बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकालूंगा। जवाब आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमारे सामने एक ठोस बात रखी गई है जो मुझे काफी मजबूत लगती है। इसके तहत वो स्ट्रेट को खोलने, उसे चालू करने और न्यूक्लियर मामलों पर एक बहुत रियल, इंपॉर्टेंट और डेडलाइन वाली बातचीत शुरू करने में सक्षम होंगे। ईरान से जवाब तो आया है, लेकिन उसका लहजा अमेरिका से बिल्कुल अलग है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने कहा है कि हम ज्यादातर मुद्दों पर एक नतीजे पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन ये कहना कि डील साइन होने ही वाली है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। तहवुलाती के दर चंद रोज अखीर खबरी शुद महसूल चंद हफ्ते। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं वे पाकिस्तानी मीडिएशन के जरिए कई हफ्तों तक चली बातचीत का नतीजा है। इस दौरान कुछ अन्य देशों ने भी सराहनीय प्रयास किए, इसलिए कहना सही होगा कि हम ज्यादातर मुद्दों पर किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये कहना कि किसी समझौते पर हस्ताक्षर होना अब कुछ ही समय की बात है, ये दावा कोई नहीं कर सकता। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई इस वक्त किसी अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं। उनके दूतों का उनसे संपर्क करना और फैसले लेना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए डील में देर हो रही है और आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आ रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस संभावित डील के कुछ हिस्से लीक हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते की पहली शर्त है कि जंग 60 दिनों के लिए रोकी जाएगी। इस दौरान पेचीदा मुद्दों पर बात होगी। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई नेवल माइंस यानी सुरंगों को हटाएगा और वहां से जहाजों को बिना टोल टैक्स के गुजरने की इजाजत देगा। ईरान की इस रियायत के बदले में अमेरिका 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा लेगा। अमेरिका विदेशी बैंकों में फ्रीज किए गए ईरान के अरबों डॉलर के फ्रोजन एसेट्स वापस देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस समझौते के तहत हर मोर्चे पर यानी इजराइल और लेबनान में भी जंग रुकेगी। लेकिन यह सब कुछ कागज पर आसान लगता है, वाकई इतना है नहीं। पहली बात यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी डील पर दस्तखत से नहीं खुलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है लॉजिस्टिक्स की। हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 166 ऑयल टैंकर्स हफ्तों से फंसे हुए हैं, जिनमें 17 करोड़ बैरल तेल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन जहाज़ों को सुरक्षित निकालने और शिपिंग ट्रैफिक को पूरी तरह नॉर्मल होने में 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। इसके अलावा जंग के दौरान मिडिल ईस्ट की कई रिफाइनरीज और तेल के कुओं को नुकसान पहुंचा है, उन्हें दोबारा शुरू करने में हफ्तों लग सकते हैं। दूसरी दिक्कत इंश्योरेंस की है। जब तक हालात पूरी तरह शांत नहीं होते, कोई भी शिपिंग कंपनी अपने जहाज हॉर्मुज से भेजने का रिस्क नहीं लेगी। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम कई गुना पहले ही बढ़ा दिए हैं। फिर अगर हॉर्मुज में आवाजाही बहाल हो भी जाती है तो ये सवाल है कि क्या ईरान उस पर से अपना दावा छोड़ेगा। फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। इसके लिए उसने एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई है और अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र की सीमाएं नए सिरे से तय की हैं। पिछले दिनों उसने एक नया नक्शा जारी किया था। नक्शे में लाल रंग की लाइनों के भीतर जो हिस्सा है उसे देखिए, यह करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान का दावा है कि इस पूरे हिस्से पर अब उसका कंट्रोल होगा। इसमें UAE और ओमान के समुद्री इलाकों को भी कब्जे वाले हिस्से में दिखाया गया है।
भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान का प्लान है कि वो ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज में आवाजाही के लिए एक नया सिस्टम बनाए। इस सिस्टम के तहत हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से परमिट लेना होगा और इसके बदले उन जहाज़ों से सर्विस फीस यानी टोल वसूला जा सकता है। इस प्लान पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत भी चल रही है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक सहमति पत्र साइन होने के तुरंत बाद जंग के पहले जैसे हालात वापस लौट आएंगे। सभी मुद्दों पर बात बन भी जाए और नेगोशिएशन शुरू भी हो जाए, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आसानी से कोई शांति समझौता हो जाएगा, कोई डील हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मूज जैसे मुद्दे तो जंग शुरू होने के बाद पैदा हुए हैं। अगर इन पर सहमति बन भी गई तब भी जंग की जड़ अपनी जगह कायम रहेगी। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुनियाद बताकर जंग छेड़ी थी। बार बार पेच यही फंसता रहा है और इस मुद्दे को बाद की बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है। बवाल यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम को शुद्ध करने को लेकर है। अगर यूरेनियम को 3.67% तक एनरिच किया जाए तो उससे बिजली बनती है। अगर इसे 20% तक एनरिच कर लिया जाए तो परमाणु बम बन सकता है, लेकिन वो बम इतना भारी और बड़ा होगा कि उसे गिराने के लिए बहुत बड़े जहाज या ट्रक की जरूरत पड़ेगी। इसी यूरेनियम को अगर 90% से ज्यादा एनरिच कर लिया जाए तो इससे एक छोटा और खतरनाक न्यूक्लियर वॉरहेड बन जाता है, जिसे मिसाइल की मदद से भी दागा जा सकता है। ईरान इस 90% के बेहद करीब खड़ा है और यही अमेरिका की टेंशन रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड करीब 440 किलो यूरेनियम है। इसे 90% से ज्यादा एनरिच करने पर 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इस 440 किलो स्टॉक को नष्ट करने से भी अमेरिका का शक दूर नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि ईरान के पास कुल 11 टन यूरेनियम है जो अलग अलग स्तर तक एनरिच्ड है। इस 11 टन स्टॉक को अगर 90% से ज्यादा एनरिच कर लिया जाए तो करीब 100 परमाणु बम बन सकते हैं। अनुमान है कि इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इजराइल के पास भी नहीं है। ट्रंप अक्सर इसी 440 किलो यूरेनियम को जब्त करने या उसे नष्ट करने की बात करते रहते हैं, लेकिन 11 टन वाले आंकड़े का जिक्र ही नहीं होता। विडंबना तो यह है कि यूरेनियम का यह 11 टन स्टॉक ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले मौजूद ही नहीं था। साल 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान ने एक न्यूक्लियर डील साइन की थी, उसका नाम था JCPOA। उस डील के तहत ईरान ने अपना करीब 12.5 टन यूरेनियम, जो उसके कुल स्टॉक का 97% था, उसे रूस भेज दिया था। ईरान को सिर्फ 3.67% तक एनरिचमेंट की इजाजत मिली थी और सिर्फ 300 किलो एनरिच यूरेनियम रखने की मंजूरी थी। तब ईरान के वैज्ञानिकों के पास एक परमाणु बम बनाने भर का भी यूरेनियम नहीं बचा था। ये पाबंदियां 2030 तक लागू रहनी थी, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस डील को बकवास बताकर अमेरिका को इससे अलग कर लिया और ईरान पर नए सिरे से पाबंदियां लगा दी। तब उनके कई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके खिलाफ थे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी, जो बाद में सही भी साबित हुई। ट्रंप की पाबंदियों से बौखलाए ईरान ने डील की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी। 2021 की शुरुआत तक उसने अपना एनरिचमेंट 20% तक पहुंचा दिया। फिर उसी बरस ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर एक रहस्यमयी धमाका हुआ, जिसका इल्जाम इजराइल पर लगा। इसके जवाब में ईरान ने बड़ी छलांग लगाई और अपना एनरिचमेंट 60% तक पहुंचा दिया, जो बम बनाने वाले 90% के आंकड़े से बिल्कुल उसके मुहाने पर था। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पर 20 साल का ब्रेक लगाए, लेकिन ईरान का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि, इसके तहत यूरेनियम एनरिचमेंट उसका हक है। ईरान सिर्फ 5 साल के लिए एनरिचमेंट रोकने का प्रस्ताव रख रहा है, यानी कुल 8 साल बाद ईरान से 2 दफे जंग लड़ने के बाद, ईरान के परमाणु ठिकानों पर मन माफिक बमबारी कर लेने के बाद, ईरान पर सैकड़ों पाबंदियां थोपने के बाद और दुनिया की अर्थव्यवस्था को नाकों चने चबवाने के बाद, आज ट्रंप ईरान से एक ऐसी शर्त पर दस्तखत चाहते हैं जिस पर ओबामा के दौर में पहले ही ईरान राजी हो चुका था। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जीत पक्की करने के लिए ओबामा से बेहतर डील मिल जाएगी? क्या ईरान इस बार भी अपना 97% तक स्टॉक रूस या अमेरिका भेजने को राजी होगा? ईरान अगर राजी हो भी गया तब भी ये लगभग नामुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल का शक दूर हो जाए, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी ज्यादातर जानकारी सिर्फ ईरान को पता है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बरस जून में इजराइल से जंग शुरू होने से ठीक पहले ईरान एक नए न्यूक्लियर प्लांट का खुलासा करने वाला था। 13 जून 2025 को इसके लिए एक मीटिंग भी रखी गई थी, लेकिन उसी रोज इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। जानकारों का मानना है कि यह नया ठिकाना पहाड़ों के बहुत नीचे छिपा है।
चूंकि यूरेनियम एनरिच करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज का प्लांट किसी आम किराने की दुकान जितना छोटा भी हो सकता है, यानी ईरान के पहाड़ी इलाकों में इसे छिपाना बेहद आसान है। इसलिए अमेरिका ईरान के बीच किसी भी न्यूक्लियर डील में दोनों के बीच भरोसा होना बेहद जरूरी है, और भरोसा कभी था ही नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी एक बड़ा मुद्दा है। जंग छेड़ते वक्त अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। 21 मई को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट लीक हुई थी। खुलासा हुआ था कि अमेरिका जिस ईरान को कमजोर बता रहा है, वो अपनी ताकत वापस दोगुनी कर चुका है। उसने अपने ड्रोन्स और मिसाइल को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा खड़ा कर लिया है। ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन्स मौजूद हैं जो उसकी कुल ताकत का 50% है। ईरान के करीब 2/3 करीब 66% मिसाइल लॉन्चर्स सुरक्षित हैं। समंदर पर कब्जा बनाए रखने के लिए जरूरी कोस्टल क्रूज मिसाइलें भी सही सलामत हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि चीन इस काम में ईरान की मदद कर रहा है, उसे मिसाइल बनाने के पुर्जे सप्लाई कर रहा है। यानी लड़ाई से जो कुछ हासिल नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वो सब कुछ एक डील से हासिल करना चाहते हैं। इसी के चलते अमेरिका में पहले से ही बवाल मचा हुआ है। जैसे जैसे इस डील से जुड़ी डिटेल्स लीक हो रही हैं, ट्रंप की आलोचना बढ़ रही है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही कई बड़े नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया है। उन्होंने इस संभावित डील को ट्रंप की गलती बताया है। अपनों से घिरे ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी भड़ास भी निकाली है। उन्होंने लिखा, मैं उन बेवकूफ़ों पर हंस रहा हूँ जिन्हें ईरान के साथ मेरी डील के बारे में कुछ नहीं पता। ये वो चीज़ें हैं जिन पर अभी नेगोशिएशन होना बाकी है। मेरी डील ओबामा प्रशासन की 2015 की उस बकवास डील से एकदम उल्टी और बेहतरीन होगी, या फिर कोई डील होगी ही नहीं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को वाकई ऐसी डील मिल पाएगी जिसे वो अपने समर्थकों के सामने जीत के तौर पर पेश कर पाएंगे? क्या ईरान उन्हें इतनी छूट देगा? फिर इस खेल में एक तीसरा प्लेयर भी है। क्या अमेरिका ईरान की डील को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा समर्थन मिलेगा? बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। 25 मई को अपने दौरे के तीसरे दिन वो ताजमहल देखने आगरा गए। इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर गए। इससे पहले रूबियो ने 23 मई को अपने दौरे की शुरुआत कोलकाता से की थी, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हेडक्वार्टर्स पर गए। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 24 मई को रूबियो हैदराबाद हाउस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। इसके बाद शाम को नई दिल्ली में यूएस एम्बेसी की ओर से आयोजित एक इवेंट में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के आखिरी दिन यानी 26 मई को रूबियो क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस पूरी यात्रा के दरमियान इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने मार्को रूबियो से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने भारत को अमेरिका के सबसे खास सहयोगियों में से एक बताया है। रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच का रिश्ता ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप से कहीं ज्यादा है। सुनिए। You know, we have a lot of alliances around the world. We have a lot of countries we deal with, but we have a handful of really important strategic alliances, and India is one of them. So many areas of overlap that we care about, that India cares about, and that we both have capabilities to contribute. So it makes sense. And so we're here really just to continue to build upon that relationship, because in every new era, there are new opportunities and new challenges that emerge around the world. And India is one of the countries we work closest with on all of these. इंटरव्यू में रूबियो ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी अपडेट दिया और कहा कि दोनों देश इसकी फाइनल डिटेल्स पर बात कर रहे हैं और एग्रीमेंट कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा। You said there's a trade delegation visiting next month. Is that when you think the trade deal could be signed? Well, I don't know. We hope to have it maybe next week or the week after, but we're down to very final details, you know, the finite details of a deal, but I'm very confident. We all have a lot of reason to be optimistic that we're on the verge of the trade deal. It'll be a great thing because it'll be good for both countries. It'll increase both U.S. investment here. मार्को रूबियो ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया। कहा कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि अमेरिका इसे प्रैक्टिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदलना चाहता है, जो ठोस परिणाम दे सके। So one of the things we talked about at the second meeting we had with our foreign ministers, that we don't want just the Quad to be a semi-annual meeting of like-minded countries. You want it to actually be a forum on which we can begin to partner on things. And so one of the things obviously is maritime security, you know, the threats to maritime security that exists in that front. I think there's also a tremendous interest in critical minerals and supply chains. That's something that all 4 countries involved in the Quad are very interested in and have capabilities to bring to that as well. So those are 2 areas where I think we can begin to build out some concrete actions and hopefully set the stage for a very successful meeting among the Quad leaders. अगली खबर,
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। यह हमला ओरेश्निक नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है, जो कि न्यूक्लियर हथियार कैरी करने में भी सक्षम है। रूस ने 4 साल से चल रही जंग में तीसरी बार यूक्रेन पर इस शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यानी रूस ने एक तरीके से ये बताया है कि उसका सब्र खत्म हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यह हमला कीव के बिलाजेरिक्वा शहर में किया है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बकौल ज़ेलेंस्की, रूस के इस हमले से एक वाटर सप्लाई फैसिलिटी भी डैमेज हुई है। साथ ही एक मार्केट जलकर खाक हो गया और दर्जनों रिहायशी इमारतें और कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने हमले की जानकारी देते हुए टेलीग्राम पर लिखा, वो सचमुच पागल हो चुके हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया कि उसने ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस का कहना है कि उसने सिविलियन साइट्स पर किए गए यूक्रेन के हमले के जवाब में ये मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा है कि उसने केवल मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया था। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।